नमस्कार। आज हम भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो कह सकते हैं कि रिलेटिवली नया है पर बहुत शक्तिशाली है। एक ऐसा मंच जहां केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री एक मेज पर बैठकर देश की सबसे बड़ी टैक्स व्यवस्था पर फैसले लेते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की। सही। और देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के नजरिए से तो ये विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण शायद ही कोई और हो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इसी व्यवस्था की परतों को जरा खोलते हैं, समझते हैं कि ये काउंसिल कैसे बनी, इसमें कौन है, फैसले कैसे होते हैं और इसका असली मकसद क्या है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक टैक्स सुधार ने एक स्थायी संवैधानिक मंच को जन्म दे दिया। हाँ, ये सिर्फ एक टैक्स कमेटी नहीं है, जैसा कि कई लोग शायद समझते हैं। ये भारतीय संघवाद के ताने बाने का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिश्ते हर रोज बनते और परखे जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये काउंसिल अचानक से कैसे अस्तित्व में आ गई? देखिए, इसकी नींव रखी गई 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अच्छा, 101st अमेंडमेंट। हाँ, जो 2016 में आया था। यही वो संशोधन था जिसने देश में जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत की। और इसी संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 279A जोड़ा। आर्टिकल 279A। जी, ये आर्टिकल राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल बनाने का अधिकार देता है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने 2016 में एक आदेश के जरिए इस परिषद का गठन किया। अच्छा, तो ये सीधे संविधान से अपनी शक्ति लेता है, किसी सामान्य कानून से नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे बनाना या हटाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो फिर से संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे सीधे संविधान में जगह देना ही इसके महत्व और कह सकते हैं इसके स्थायित्व को दिखाता है। ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। और इसका एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण और मिशन भी तय किया गया है। वो क्या है? इसका दृष्टिकोण यानी विजन है सहकारी संघवाद के उच्चतम मानकों को स्थापित करना। अच्छा। सोचने वाली बात है कि ये पहला ऐसा संवैधानिक संघीय निकाय है जिसे जीएसटी से जुड़े सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। सही। और इसका मिशन है सभी पक्षों से सलाह मशवरा करके एक ऐसी जीएसटी संरचना बनाना जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो और जिसे इस्तेमाल करना आसान हो। मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि एक कारगर सिस्टम बनाना। और इसका कामकाज कहाँ से चलता है? मतलब सचिवालय वगैरह? इसका सचिवालय नई दिल्ली में है और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि जो केंद्रीय राजस्व सचिव होते हैं वही इसके पदेन सचिव यानी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बुनियाद। अब आते हैं उस सवाल पर कि इस हाई पावर टेबल पर बैठता कौन कौन है। ये केंद्र और राज्यों का मिलाजुला मंच बनता कैसे है? देखिए, इसकी संरचना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है जो संघीय संतुलन को दर्शाती है। इसकी अध्यक्ष होती हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है। उनके साथ सदस्य के तौर पर केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री होते हैं। और राज्य? और फिर सबसे महत्वपूर्ण, हर राज्य सरकार की तरफ से नामित वित्त मंत्री या कराधान मंत्री या कोई और मंत्री इसके सदस्य होते हैं। मतलब हर राज्य, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसे अपनी बात रखने का एक बराबर मंच मिलता है। एकदम। और राज्यों को सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाया गया है, उन्हें नेतृत्व में भी भूमिका दी गई है। वो कैसे? एक बहुत दिलचस्प प्रावधान यह है कि काउंसिल के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन का चुनाव राज्यों के सदस्य अपने में से ही करते हैं। अच्छा। और उनका कार्यकाल कितना होगा ये भी वो खुद ही तय करते हैं। ये राज्यों को और मजबूती देता है। इन मंत्रियों के अलावा भी कोई होता है? मतलब कोई तकनीकी विशेषज्ञ जो टैक्स की बारीकियों को समझने में मदद कर सके? हाँ, इसका भी इंतजाम किया गया है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी जो अध्यक्ष होते हैं वो काउंसिल की सभी बैठकों में एक स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? वो एक नॉन वोटिंग सदस्य होते हैं। नॉन वोटिंग मतलब वो चर्चा में तो हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, अपनी विशेषज्ञ राय दे सकते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है तो वो वोट नहीं डाल सकते। अच्छा। उनकी भूमिका सलाहकार की है, निर्णायक की नहीं।
ये इसलिए किया गया ताकि तकनीकी सलाह और राजनीतिक निर्णय के बीच एक संतुलन बना रहे। हितों का एक बड़ा टकराव बन सकता है। इतने अलग अलग विचारों को एक साथ कैसे लाया जाता है? जरूर कोई बहुत ही खास तरीका होगा फैसले लेने का। बिल्कुल, और यहीं पर जीएसटी काउंसिल का सबसे अनूठा और मैं कहूंगा कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। यहाँ सामान्य बहुमत यानी 51% वाला नियम काम नहीं करता। इसकी प्रक्रिया ही सहकारी संघवाद की आत्मा है। तो क्या है वो प्रक्रिया? सबसे पहले तो किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों की आधी संख्या है। मतलब कम से कम आधे सदस्य मौजूद होने चाहिए। हाँ, तभी बैठक वैध मानी जाएगी। और फिर आता है फैसलों का तरीका। हर फैसला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों यानी वेटेड वोट्स के कम से कम 3/4 बहुमत से लिया जाता है। 3/4 यानी 75% बहुमत। जी, ये तो बहुत बड़ा बहुमत है। और ये भारित मत या वेटेड वोट्स का क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसानी से समझाइए। यहीं पर सारा गणित और राजनीति छिपी। इस व्यवस्था में हर सदस्य के वोट का मूल्य बराबर नहीं होता। अच्छा, केंद्र सरकार के वोट का भार यानी वेटेज बैठक में डाले गए कुल वोटों का 1/3 होता है। 1/3 यानी करीब 33.33%। इसका मतलब तो साफ है कि केंद्र सरकार अकेले कोई भी फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि उसे तो 75% वोट चाहिए। बिल्कुल। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए। सभी राज्य सरकारों के वोटों को अगर मिला दें तो उनका कुल भार होता है 2/3। 2/3 मतलब करीब 66.67%। जी, वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प गणित है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे राज्य मिलकर भी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास भी 75% वोट नहीं है। सही। संविधान ने ही एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां लड़ने के बजाय बात करना मजबूरी है। कोई अकेला फैसला ले ही नहीं सकता। आपने एकदम सही समझा। और ये जो गणित है ना, यही इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। ये एक तरह का स्थायी वीटो है दोनों तरफ। केंद्र चाहे तो राज्यों को रोक सकता है, और अगर पर्याप्त राज्य एक साथ आ जाएं तो वो केंद्र की किसी बात को रोक सकते हैं। इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए केंद्र और ज्यादातर राज्यों के बीच सहमति बनाना एक मजबूरी है, विकल्प नहीं। हर बैठक एक बड़ी सौदेबाजी होती होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कागज पर ही इतना अच्छा लगता है? व्यवहार में अक्सर ये आरोप भी तो लगते हैं कि केंद्र अपने 33% वोट का इस्तेमाल राज्यों पर दबाव बनाने के लिए करता है। खासकर जब कई राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो, तब ये सहकारी संघवाद कितना सफल रहता है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है, और असल दुनिया की राजनीति में ऐसा होता भी है। जाहिर है, जब केंद्र और कई राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो फैसले लेना आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन संवैधानिक ढांचा फिर भी एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर कुछ बड़े राज्य भी असहमत हों तो वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। इसलिए दबाव की राजनीति के बावजूद संवाद और समझौते की जरूरत हमेशा बनी रहती है। ठीक है। एक और बात, मान लीजिए काउंसिल की कोई बैठक हुई और बाद में पता चला कि किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई खामी थी, तो क्या उस बैठक का फैसला रद्द हो जाएगा? नहीं, संविधान में इसका भी ध्यान रखा गया है। 3 आधारों पर काउंसिल की कार्रवाई को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। कौन कौन से? पहला, अगर काउंसिल के गठन में कोई पद खाली हो या कोई दोष हो। दूसरा, किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई दोष हो। और तीसरा, कोई ऐसी प्रक्रियात्मक गड़बड़ी हुई हो जिससे मामले के मूल सार पर कोई असर ना पड़े। ये प्रावधान काउंसिल के फैसलों को स्थिरता देता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि फैसले कैसे होते हैं, पर किन चीजों पर होते हैं? इनका दायरा कितना बड़ा है? मतलब रोजमर्रा के स्तर पर ये काउंसिल क्या तय करती है? देखिए, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे में आएंगी और कौन सी नहीं। अच्छा। साथ ही किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी से छूट मिलेगी, ये भी यही तय करते हैं। और टैक्स रेट्स भी, जो 5%, 12%, 18% वाले स्लैब हम सुनते हैं। बिल्कुल, वो दरें तय करना और ये भी तय करना कि किस टर्नओवर तक के कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी, ये सब काउंसिल की सिफारिश पर होता है। अच्छा। असल में जीएसटी से जुड़ा लगभग हर नियम, चाहे वो मॉडल जीएसटी कानून हो या टैक्स वसूलने के सिद्धांत हो, यहीं से निकलता है। यहाँ तक कि 2 राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर जो आईजीएसटी लगता है, हाँ, आईजीएसटी, उसका बंटवारा कैसे होगा, इस पर भी सिफारिश यही काउंसिल करती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहता है वो है पेट्रोल डीजल। क्या वो भी इनके ही हाथ में है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और लंबित फैसला है जो काउंसिल को ही लेना है। काउंसिल को ही ये सिफारिश करनी है कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और हवाई जहाज के ईंधन पर जीएसटी किस तारीख से लगाया जाए। जब भी ये फैसला होगा उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा।
और अगर कभी केंद्र और किसी राज्य के बीच जीएसटी को लेकर कोई विवाद हो जाए तब क्या होता है? ये भी काउंसिल का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसे केंद्र और राज्यों या राज्यों के आपस में जीएसटी की सिफारिशों या उन्हें लागू करने को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र बनाना होता है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने को लेकर केंद्र और कई राज्यों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। हाँ, बिल्कुल याद है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें इसी काउंसिल में हुईं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ नियम बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अखाड़ा भी है जहां वित्तीय मुद्दों पर रस्साकशी होती है। और जब जीएसटी लागू हुआ था तो राज्यों को जो राजस्व का नुकसान हुआ उसकी भरपाई में भी काउंसिल की कोई भूमिका थी? बिल्कुल, ये उसकी शुरुआती सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक थी। काउंसिल ने ही सिफारिश की थी कि जीएसटी लागू होने की वजह से राज्यों को जो भी राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार 5 साल तक करेगी। अच्छा। इसी सिफारिश के आधार पर संसद ने 2017 में बाकायदा कानून बनाया और राज्यों को मुआवजा दिया गया। तो कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल सिर्फ टैक्स रेट तय करने वाली एक कमेटी नहीं है, बल्कि ये भारतीय संघवाद की एक चलती फिरती जीती जागती प्रयोगशाला है। बिल्कुल सही कहा। 101वें संविधान संशोधन से जन्मा एक संवैधानिक निकाय जिसकी भारत मतदान प्रणाली केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करने पर मजबूर करती है। एकदम सही। ये सिर्फ एक कर निर्धारक निकाय से कहीं बढ़कर है। ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को लगातार परिभाषित करने वाला एक जीवंत मंच है। इसकी हर बैठक, इसका हर फैसला सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था, कारोबारियों और आम नागरिक की जेब पर और साथ ही राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर असर डालता है। ये वाकई में एक दिलचस्प व्यवस्था है और भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और जटिल होगी और केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को लेकर खींचतान बढ़ेगी, तो जीएसटी काउंसिल की भूमिका क्या होगी? क्या ये सिर्फ एक सिफारिश करने वाला निकाय बना रहेगा या एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरेगा? सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, जो इसके भविष्य को और भी दिलचस्प बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में सबकी नजर रहेगी।